बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट किया हुआ था और उसी में ही आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर्स कहते हैं कि कोई भी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा या बहुत कम जब काम करने लगता है, हालांकि काम उसको ऑप्टिमम करना चाहिए था, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा करता है या अंडर करता है, हाइपर कंडीशन में करता है, हाइपो कंडीशन में करता है, तो वो जो डेविएशन है फ्रॉम दी नॉर्मल जो हो जाएगा उसका फंक्शन वो डिसऑर्डर कहलाएगा। तो इस लिहाज से बहुत सी डिजीज़ हैं आपके सेकंड ईयर के कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग जो पहली डिज़ीज़ है उसी से स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पार्किंसंस डिज़ीज़। पार्किंसंस, ठीक है, डिज़ीज़। ये इसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिकली ये तमाम की तमाम नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, यानी ब्रेन से इनका ताल्लुक़ बनता है। तो एक तो यहाँ से आपने बता देना है। तो इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर। जैसे बता चुका हूँ कि ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, ब्रेन से एसोसिएटेड है। नर्वस डिसऑर्डर, तो पहली कंडीशन तो इसके अंदर ये आ गई। फिर इसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में आप लोग ये बता दें कि इसके अंदर पेशेंट में क्या चीज़ मतलब फील होती है। तो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ना चाहते हुए, जो आपके कंट्रोल में ना हो। इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स, इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मतलब ये है कि हाथों में लर्जिश जो है या गर्दन में या सर में जो लर्जिश आना ऑटोमेटिकली, इसको हम लोग कहते हैं पार्किंसंस डिज़ीज़। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आप लोग एज अ डॉक्टर इसको देख सकते हैं। सिम्टम्स, एक तो वही वाली बात हो गई कि ट्रेमर्स होंगे, कपकपी छा जाएगी उंगलियों में, हाथों में, गर्दन में, तो ट्रेमर्स होंगे। पहली चीज़ तो इसमें ये आ जाएगी। दूसरा इसमें आप लोग ये बता दें, डिमिनिश्ड मोटर पावर हो जाती है। डिमिनिश्ड का मतलब है ख़त्म होना, कम होना। डिमिनिश्ड मोटर पावर, मोटर पावर से मुराद यहाँ पे ये ली जाएगी कि जो भी मोटर न्यूरॉन्स के पास चीज़ें हैं, यानी आपका हाथ है, टांगे हैं, उसको उठाना चाहें तो उसको उठाते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके अंदर जो फैकल्टीज़ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। पाँव पूरे तरीके से उठा नहीं पाएंगे। और रिजिडिटी, जॉइंट्स के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी। जिस तरीके से आप उनको ट्विस्ट कर सकते हैं एज अ सेहतमंद, एज अ हेल्दी पर्सन, तो ये भी डिमिनिश्ड हो सकता है इसमें। इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट डिस्टर्ब्ड, आर नॉट डिस्टर्ब्ड, यानी सोचने समझने की जो सलाहियत है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे वो मेंटली आपको ठीक है ऐसा लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके हाथों के अंदर वो लर्जिश, पाँव उठाना, चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने बता देनी हैं। अब इसकी वजूहात, इसका कॉज क्या हो सकता है। इसके कॉज के अंदर बहुत से कॉजेज़ बताए जा सकते हैं। एक तो इसमें ये बता दें कि इट कैन बी द रिज़ल्ट ऑफ हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा यानी सर में कोई चोट लगने की वजह से भी देखा गया है कि इन पेशेंट्स ने बाद में जाके, शुरू में तो हेड ट्रॉमा हुआ, मोटरसाइकिल से गिर गए, वक्ती तौर पे ठीक हो गया मामला,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पार्किंसंस डिज़ीज़ की तरफ वो चले गए। ठीक होगी बात। इसकी जो अंदरूनी वजूहात हैं, जो फिज़ियोलॉजिकल वजूहात हैं, वो ये है कि जब देखा गया कि ऐसा क्या होता है इनमें, तो देखा यह गया कि इनके अंदर क्या ब्रेन का एक एरिया है और उस एरिया के अंदर एक जो सेल्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं डोपामीन। ठीक है, और डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, सब में प्रोड्यूस करते हैं, सेहतमंद लोगों में भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। यानी हम अगर इसको सिंपलीफाइड यूँ कहें कि जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि डोपामीन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, अगर आपने साइनेप्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा पहले। तो जब डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है इम्पल्स जो है वो आगे जो ट्रैवल है वो नहीं करेगी, तो लिहाजा इसके अंदर ये सेल्स जो हैं ये मर जाते हैं। आम तौर पे इसके बारे में मज़ीद ये बताया गया है कि ये अगर बीमारी नॉर्मली अगर किसी ओल्डर पीपल में होनी भी हो, क्योंकि बुढ़ापे में जाके बहुत से सेल्स वैसे ही जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, तो आम तौर पे ये जो बीमारी है ये उम्र के साथ भी इसको रिलेट किया जा सकता है कि ये आम तौर पे 50s to 60s में होती है, 50 से 60, और ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है, यानी शुरू में जो ट्रेमर्स होंगे वो कम फील होंगे, लेकिन ये ट्रेमर्स वक्त के साथ साथ बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने बता देना है। इसके बारे में अगली हेडिंग जो हम बना सकते हैं वो हेडिंग बना सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट। ज़ाहिरी बात है अब आपके सामने एज अ डॉक्टर एक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे है। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ यूँ बताया गया है कि एक ड्रग है, ड्रग जिसको हम लोग एल डोपा कहते हैं, एल डोपा मीन लीवोडोपा। ये जो है ये डायरेक्टली ब्रेन के अंदर लगाई जाती है। अब ब्रेन में ये क्यों लगाई जाती है, इसको क्यों इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो एल डोपा है, एल डोपा ये अंदर जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोपामीन में, डोपामीन में। और आप लोगों को अभी बताया है कि ये बीमारी हुई भी किस वजह से थी कि इनमें जो ओरिजिनल जो नेचुरल एक सेहतमंद शख्स के अंदर जो डोपामीन प्रोड्यूस हो रही थी वो नहीं होती, तो लिहाजा हम एल डोपा बाइट से लगा देते हैं और इसी वजह से ये एल डोपा फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह सिर्फ डोपामीन ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा और भी आइडिया दे दूं कि ये देखें, ये हमारे पास हमारा न्यूरॉन है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि अब फ़र्ज़ करें हमने एक पेशेंट को एल डोपा दिया, एल डोपा, और एल डोपा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डोपामीन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन डोपामीन में कन्वर्ट होने का हमें क्या फ़ायदा जब तक ये सेल के अंदर जो है ये क्रॉस ना करे। तो इसके अंदर देखा ये गया है एक्सपेरिमेंटली, अभी एक्सपेरिमेंटली है कि हमारे पास यहाँ पे दरवाज़े होते हैं, इन दरवाज़ों को हम लोग कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इन ये जो हैं इन दरवाज़ों पे इनको कहेंगे GDNF रिसेप्टर्स, GDNF रिसेप्टर्स। ये देखें इनके ऊपर एक रिसेप्टर साइट होती है, ठीक है। और एक प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है जिसको हम लोग कहते हैं GDNF, GDNF ग्लियाल सेल ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। तो क्या होता है कि ये ग्लियाल सेल्स न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो हैं ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ, GDNF रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर्स रिसीव करने वाले। उसके साथ ही आप यूँ समझ लें कि ये दरवाज़ा जो है ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद जो डोपामीन है वो ईज़िली
कहाँ चली जाएगी? हमारे न्यूरोनल सेल्स के अंदर। तो आपकी बुक भी यही वर्ड यूज़ करती है। अगर बुक के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं तो देखा यह गया है कि GDNF जो है बूस्ट का मतलब बढ़ा देती है द अपटेक ऑफ डोपामीन। तो इसने क्या किया कि GDNF ने डोपामीन को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया और इस तरह क्या हुआ, डोपामीन जो है उसको उठा के कहाँ ले आई। और ये जो अब डोपामीन है ये ईज़िली अब कहाँ जा सकते हैं, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और साइनेप्स में जाके चले जाएंगे ताकि आगे मैसेज को भेजना आसानी हो जाए। क्योंकि सारी की सारा जो प्रॉब्लम था वो हुआ भी इसी वजह से था कि हमारे जो सेल्स थे वो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। और वो जो सेल्स जो कि मर गए थे जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स को हम लोग कहते हैं डोपामाइनर्जिक सेल्स, डोपामाइनर्जिक सेल्स। तो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स की जो डेथ हो गई थी, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने बाहर से इसको एल-डोपा दे दिया, एल-डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो गया। तो GDNF जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है, हर एक में होता है, ये उठा के इसने डोपामीन को उठा के किस में फेंक दिया, सेल के अंदर। और सेल में आने के बाद देखा गया है कि बहुत से जो शख्स हैं वो पेशेंट्स जो हैं वो इससे काफ़ी हद तक जो है वो ट्रीट हो गए। तो ये जो तमाम का तमाम एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली जानवरों पे किया गया, यानी मंकीज़ पे किया गया और रैट्स पे किया गया। क्योंकि पहले इंसानों पे कोई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है देन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, फिर उसको फिर लिमिटेड लेवल पे इंसानों पे किया जाता है और फिर इंसानों में फिर उसको फिर बाद में एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। दूसरी बीमारी जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है उसका जो नाम है वो है एपिलेप्सी। तो हम भी यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी जो है इसको ये मिर्गी को बोलते हैं, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन आप लोग पेपर में इसकी लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर, जिसमें कन्वुल्सिव डिसऑर्डर्स, इसमें कन्वुल्सिव का मतलब बॉडी में शदीद किस्म के झटके, खिंचाव जो है वो पड़ता है। कन्वुल्सिव डिसऑर्डर्स ऑफ नर्व्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है इसके हम लोग सबसे पहले चंद एक सिम्टम्स देख लेते हैं, इसकी हेडिंग बना लेंगे पेपर के अंदर। सिम्टम्स का मुराद यहाँ पे ये हो जाएगी कि कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे। तो इसमें आप लोग बताएंगे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड का मतलब खूबी इसकी ये है पहचानने की, बाय एब्रप्ट का मतलब अचानक, ट्रांजिएंट सिम्टम कहते हैं ऐसे अलामात जो कि आर्जी तौर पे पेशेंट में आए, मुस्तकिल तौर पे ना आए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब जो एपिलेप्सी का जो पेशेंट होगा उसके अंदर चंद एक मिनटों के लिए 15 मिनट 20 मिनट उसके अंदर थोड़ी सी ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लगातार नहीं रहते। तो ट्रांजिएंट सिम्टम्स होते हैं। किस में होते हैं? मोटर नेचर के, यानी मोटर न्यूरॉन्स में हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हो। साइकिक यानी कि साइकोलॉजिकली कोई उसको कोई किसी भी किस्म का स्ट्रेस पहुंचा हो, ठीक है, या ऑटोनॉमिक इन नेचर, ऑटोनॉमिक अपने आप वकूफ़ पज़ीर होने वाली, ये एक बीमारी है, ठीक है, एक डिसऑर्डर है। तो एक तो आपने बता देना है और साथ साथ ये भी बता दें कि फ्रीक्वेंट चेंज इन कॉन्शियसनेस, ज़ाहिरी बात है जब ये दौरा उसको पड़ेगा तो चेंज इन कॉन्शियसनेस हो जाएगी, जिस हालात में वो अपने
नॉर्मली वो फिर रहा है, हर अपने माहौल से आगाह है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन जब उसको पे ये दौरा आएगा तो वो तमाम चीज़ों से अपनी कॉन्शियस को वो खो बैठेगा, बॉडी ज़मीन पे गिर जाएगी और बॉडी पे झटके लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपने ये भी बताना है कि ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, दीज चेंजेस, ये जो तब्दीलियाँ आई हैं आर बिलीव्ड टू बी सेकेंडरी टू सडन ट्रांजिएंट, सेकेंडरी टू सडन ट्रांजिएंट, secondary changes, secondary to sudden transient alteration in the brain function, alteration in brain function। वही बात जो अभी आपको बताई कि अब इसमें अगर आप लोग ये देखें, एक होती हैं प्राइमरी, आप लोगों की नेचर है, आप लोग जा रहे हैं अपने माहौल के बारे में जानते हैं, आपका ब्रेन जो है वो प्राइमरी तौर पे काम कर रहा है, लेकिन जब उसको दौरा पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो किस कंडीशन में चला गया, प्राइमरी से सेकेंडरी। तो चेंजेस सेकेंडरी टू सडन, अचानक, ट्रांजिएंट, आर्जी तौर पे होने वाली तब्दीलियाँ, अल्टरेशन का मतलब तब्दीलियाँ हो जाती हैं, किसके अंदर हो जाती हैं, ब्रेन फंक्शन के अंदर, जो मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड विद रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के अंदर से बहुत तेज़ जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिक जो झटके हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखें, याद रखें, अभी आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था, तो ब्रेन भी मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं यहाँ पे दोनों डायाग्राम्स बना देता हूँ। ये हमारा ब्रेन एरिया है जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, और इसके दो हिस्से होते हैं, जैसे अगर आपको याद हो, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में सिर्फ फ़र्क ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जो बटरफ्लाई रीजन है, अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड वाला टॉपिक पढ़ा है तो ये कहलाता है, ये ग्रे कलर का होता है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर। और बाहर वाला वाइट कलर का होता है, इसे कहते हैं वाइट मैटर। ये स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ताल्लुक इस टाइम ब्रेन से है। ब्रेन के अंदर भी ग्रे मैटर भी होता है, स्पाइनल को वाइट मैटर भी होता है, लेकिन थोड़ा उलट होता है। यानी इसमें बाहर वाला हिस्सा अगर वाइट मैटर है तो इसमें अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो वाइट मैटर कहलाता है, जबकि इसके अंदर जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर का होता है। इसकी वजह मैंने स्पाइनल कॉर्ड में बता दी थी, यानी उलट होता है ज़रूर है। तो ग्रे मैटर में से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो झटके लगना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सबके बॉडी में ये इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल पे। याद रखें, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुपरसीड कर जाती है या कम हो जाती है तो वो एबनॉर्मलिटी में आ जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रे मैटर में से इलेक्ट्रिक शॉक्स निकलना शुरू हो जाता है और पूरी बॉडी को में जो है ये झटके लगना शुरू हो जाएंगे। आम तौर पे ये बीमारी जो है अगर नुमायाँ होनी हो तो ये बिफोर 30 ईयर्स नमूदार हो जाती है, लेकिन अगर 30 ईयर्स के बाद ये अगर शायद आप ज़ाहिर होती है तो फिर इसको हम लोग ऑर्गेनिक डिज़ीज़ कहते हैं। ऑर्गेनिक डिज़ीज़ के अंदर मतलब ये हुआ कि अपने आप बॉडी में डेवलप होने वाली वजूहात की वजह से ये हो सकती है, विदाउट एनी इन्फेक्शन का जो आंसर है इसमें निकाल देते हैं, कोई जरासीम वगैरह की वजह के अलावा कोई अगर वैसे ही खुद ब खुद ये डेवलप हो गई है तो ये क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक डिज़ीज़ कहलाएगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के हवाले से आप लोगों ने इसका ज़िक्र कर देना है। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पहली बात तो ये है, इसका एक बेहतरीन जो टेस्ट है एपिलेप्सी को जज करने के लिए
उसको हम लोग कहते हैं EEG। EEG यानी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। जैसे हार्ट को हम नॉर्मली उसकी जो बीटिंग है उसको चेक करने के लिए ECG करते हैं, इसके लिए EEG जो है उसको किया जाता है। और साथ में इनको एंटी कॉन्वुल्जेंट ड्रग्स दी जाती हैं, एंटी कन्वुल्जेंट झटके से बचने वाली, जो उनको सप्रेस कर सकें, उनको दबा सकें झटकों को जो अचानक बॉडी में होते हैं, वो दी जाती हैं। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल शराब जो है वो एग्रावेट करती है, वो बढ़ा देती है चांसेस के। एक तो पेशेंट अगर है, पेशेंट को तो बिल्कुल ही यूज़ जो करेगा तो वो फ़ौरन एग्रावेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो बता रहा है कि अल्कोहल वाले जो यानी कि एक पहले ही उसको एपिलेप्सी है, ऊपर से वो अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो अगर वो दौरे जो हैं काफ़ी महीनों बाद पड़ने हैं तो वो बहुत रैपिडली आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उसको अल्कोहल से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो है प्रॉब्लम से वो बच सके। तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने बता देनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी आ रही है, डिसऑर्डर आ रहा है, उसका नाम है एल्ज़हाइमर डिजीज़। एल्ज़हाइमर डिजीज़ बोलते हैं उसको। एल्ज़हाइमर डिजीज़ जो है, सबसे पहले तो आप बता दें इसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी जो थी वो एक साइंटिस्ट थे, एलॉयस एल्ज़हाइमर, ये उन्होंने किया था इसके बारे में 1902 में। एक तो इसमें आप लोग ये बता दें, उसके बाद इसके अंदर आप डेफिनेशन बता दें। डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि ये है डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। ये भी जो है ब्रेन फंक्शन में ही कमी की वजह, जैसे मैंने आपको बताया डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पे यादाश्त पे उसका उस तरह का लेवल नहीं रहता, और उस लेवल से जब इसके अंदर मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है तो उसे ही हम लोग फिर क्या कहते हैं, एल्ज़हाइमर जो है डिजीज़ बोलते हैं। यानी सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स तो जस्ट लाइक डिमेंशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, वो डिमेंशिया के अंदर ही समझ लें कि एक छोटी कैटेगरी कौन सी है, एल्ज़हाइमर। ये लोग जो हैं, ये अगर इनका प्रोग्रेसिवली ये चीज़ बढ़ती जाए तो ये अपना घर का रास्ता भूल सकते हैं, और बाज़ एक्सट्रीम कंडीशन में अपना नाम बताना भी, नाम भी अपना ये भूल जाते हैं। तो इसकी जो कॉज है, कॉजेज़ पे जो रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है, एक तो ये जेनेटिक प्रीडेपोजिशन है। जेनेटिक प्रीडेपोजिशन से मुराद ये है कि ये फैमिली में रन करती है, वालिदैन से बच्चों में जो है ट्रांसफ़र होती है। दूसरा एक और बहुत बड़ी वजह जो कि MCQ में भी आ सकती है, एल्यूमिनियम जो है ये भी ब्रेन के फंक्शन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो वर्कर्स जो कि ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं एल्यूमिनियम की, या एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर कुछ खाते हैं या पीते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ आप बता सकते हैं कि ये ऑनसेट कर सकती है, इसके बढ़ा सकती है डिमेंशिया को, यानी कि एल्ज़हाइमर डिजीज़ को। तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसी में ही डिसऑर्डर्स में आ जाएगा कि इफ़ेक्ट्स ऑफ जो है ड्रग्स। अब जो ड्रग्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो लास्टली जाके ये बता दें ऑन कोऑर्डिनेशन, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन पे। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं,
उनके उनके काम करने की जो कैपेसिटी है उसको ये डिस्टर्ब कर देती हैं। मिसाल के तौर पे होता क्या है, पहले तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ। ये देखें, अभी हम लोग साइनैप्स वाला टॉपिक पढ़ के आ रहे थे, जहाँ पे एक्सॉन एंडिंग ख़त्म होती है, ठीक है, उससे आगे आपको पता है कि डेंड्राइट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्रीवियसली हमने पढ़ा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बाद में आने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये देखें, ये लेक्चर्स जो होते हैं इनका सीक्वेंस होता है। अगर आपने साइनैप्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो पहले वो देख लें। अब होता क्या है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं। जैसे ही हमारा मैसेज आता है तो ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और जैसे जैसे मैसेज नीचे को आता है तो ये प्याले भी जो हैं ये नीचे को आ जाते हैं, और ये प्याले जो हैं एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर को इस गैप में फेंक देते हैं, जिसको हमने साइनैप्स के नाम से पढ़ा था। फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन रिसेप्टर साइट्स से जाके अटैच हो जाते हैं। दीज आर द रिसेप्टर साइट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसी तरह फिर मैसेज आगे फॉरवर्ड हो जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। लेकिन जब हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि निकोटीन वगैरह हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, तो क्या होगा, ये तो हो गया हम लोगों ने खुद प्रोड्यूस किया, एक नॉर्मल चीज़ है, कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन जब आप लोग निकोटीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होते हैं कि यही रिसेप्टर्स जो हैं ये पहचान लेते हैं निकोटीन को भी। हालांकि ये निकोटीन के लिए नहीं बने हुए, ये बने हुए हैं किसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए। ये पढ़ के आ रहे होंगे, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये उसके लिए बने हुए थे। लेकिन हमने क्या किया, स्मोकिंग में क्या आ गया, निकोटीन आ गई। अब निकोटीन जो है वो आके अटैच हो गया। अब फिर क्या होगा, निकोटीन के आने से भी इम्पल्स यानी फॉल्स इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, जो कि हमने नहीं की। खुद ब खुद वो हमारी बॉडी को एक्साइट करना शुरू कर देगा, मैसेज भेजना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, नुकसानात क्या होंगे, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी यानी खाना जो मूव कर रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड बड़ा तेज़ी के साथ वो आगे को फैलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वॉमिटिंग काज कर सकता है ये, ठीक है, वॉमिटिंग आ सकती है इसमें, और इसी तरह इसमें डायरिया हो सकता है, डायरिया, और एक और बता दें, रीनल रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन, ठीक है, ऑफ वाटर। यानी एक और इसका नुकसान ये है कि किडनी को पानी जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको बाहर निकालना ज़रूरी था, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इसने रिटेंशन पानी को पूरा बाहर नहीं निकाला बल्कि किडनी के अंदर ही रहने दिया, और उसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट भी भरपूर तरीके से बाहर नहीं जा पाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसके बॉडी पे नेगेटिव असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को भी पहचान लेते हैं और निकोटीन को भी पहचान लेते हैं, इसी वजह से इनको कहते हैं निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है, निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। यानी ये धोखा खा जाते हैं। एक्चुअली ये बने किसके लिए थे, बने ये एसिटाइल कोलिन के लिए थे, लेकिन निकोटीन ने आके काम ख़राब कर दिया। तो ये आप लोगों ने बता देना है। यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक था। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।